नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे पास मैन पावर और रिसोर्स मौजूद हैं और जैसे ही वैक्सीन की डोज मिलेगी हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह बताया कि तीसरा चरण शुरू हो चुका है और उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही वैक्सीन मिलेगी वैसे ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। यदि हम बहुत जल्दी लक्षण आते ही जांच करा लें कोरोना की और जो प्राथमिक उपचार है उसको ले लें तो फिर ये बीमारी की एग्रेसिवनेस नहीं बढ़ती, खासकर ये लंग्स में नहीं पहुंचता वायरस। और उसके लिए हमारी सरकार ने होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सुविधा युक्त बनाया है। जो भी होम आइसोलेट मरीज हैं उनसे कम से कम दिन में 2 बार हमारे चिकित्सक वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते हैं। उनका सैचुरेशन लेवल, उनकी क्लिनिकल कंडीशन, उन्हें चिकित्सीय बैकअप देने का काम करते हैं। हम सभी होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को सरकार की ओर से मुफ्त दवाई की किट भी देते हैं। आचार संहिता का क्या पालन करना है और होम आइसोलेशन में क्या क्या कुछ करणीय कार्य हैं, ये भी रोज उनसे बातचीत के माध्यम से उन्हें एजुकेट किया जाता है। और कोरोना आफत के बीच राहत की खबर भी है। आइसोलेशन में 75% मरीज ठीक हो रहे हैं। जिले में 8000 लोग होम आइसोलेशन में हैं और भोपाल में 2589 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 13,584 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। संक्रमण दर भी लगातार घट रही है। संक्रमण दर में एमपी अब 14वें स्थान पर आ गया है, यानी कि जहां सबसे ज्यादा संक्रमण की दर है उनमें 14वें स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। पहले 7वें, फिर 7वें से 11वें और अब 14वां नंबर मध्य प्रदेश का है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों से ज्यादा हो गई है और यही संकेत भी है कि अब हालात सुधर रहे हैं। और भोपाल से बड़ी खबर, रेमडेसिविर की बड़ी खेप भोपाल पहुंची है। 116 बॉक्स रेमडेसिविर इंजेक्शन के पहुंचे हैं भोपाल और अब इनमें से कुछ बॉक्सेस इंदौर, विदिशा, रतलाम, उज्जैन और सागर भी भेजे जाएंगे। और भोपाल के लिए 24 बॉक्स रेमडेसिविर इंजेक्शन के मिले हैं। तो 116 बॉक्स रेमडेसिविर के भोपाल पहुंचे और भोपाल के बाद इनमें से कुछ बॉक्सों को इंदौर, विदिशा, रतलाम, उज्जैन और सागर में भी मरीजों के इलाज के लिए भेजा जाएगा। और भोपाल के लिए 116 बॉक्स में से 24 बॉक्स रहेंगे। तो रेमडेसिविर की लगातार किल्लत बनी हुई थी, इसी के बाद लगातार प्रशासनिक स्तर पर इनको मंगाने और डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की जा रही है। एक और जहां देश में कोरोना वैक्सीन की कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। नरसिंहपुर के करेली बस स्टैंड के पास एक्सिस बैंक के सामने सड़क किनारे एक कोल्ड चेन का कंटेनर ट्रक लावारिस हालत में चालू खड़ा मिला है। करेली पुलिस ने जब पड़ताल की तो गाड़ी के कागज देखकर पुलिस के होश उड़ गए। कागजों की जांच में पता चला कि ट्रक में कोरोना वैक्सीन की 2,40,000 डोज रखी हुई हैं। ट्रक चालू खड़ा था और ड्राइवर कंडक्टर का कहीं अता पता नहीं था। जांच में पता चला कि ट्रक हैदराबाद से हरियाणा के करनाल जा रहा था। पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर ड्राइवर के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस कराई तो जो कि 15 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर बाईपास के पास 4 लेन किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। पुलिस को शुरुआती जांच में लग रहा है कि ड्राइवर मोबाइल यहां फेंक कर भागा है। कंपनी ने दूसरे ड्राइवर को भेजा और जिसके बाद ट्रक रवाना हुआ है। कंटेनर यहाँ पे खड़ा हुआ है और लगभग 7 घंटे हो गए हैं। एसी कंटेनर है, ना ड्राइवर है इसके अंदर, ना कंडक्टर का पता है। और वैक्सीनेशन, ट्रक में वैक्सीनेशन लिखा है, हो सकता है, आशंका है कि वैक्सीनेशन हो इसके अंदर। न्यू बस स्टैंड के पास एक लावारिस हालत में ट्रक काफ़ी देर से खड़ा है, उसका जो एसी है वो चालू हालत में है। जब मौके पर जाके देखा गया तो जो ट्रक में कोई भी ड्राइवर कंडक्टर नहीं था। फिर उसमें लिखे जो कुछ दस्तावेज मिले, दस्तावेज से जानकारी मिली कि ये जो ट्रक है उसमें कोवैक्सीन जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो भरी हुई है। 364 बॉक्स
मतलब है। बिल भी उसमें लगा हुआ है। कितने डोज? इसमें करीबन 2,40,000 डोज। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कोरोना से राजगढ़ के जिले में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है। खत में राजगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग दिग्विजय सिंह ने की है। तो दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर पत्र लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और इस बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की अपील की गई है दिग्विजय सिंह के जरिए। खबर अशोकनगर से है, जहां एक्शन मोड में है पुलिस। कोरोना कर्फ्यू के पालन में एक्शन में है अब पुलिस। बाजार में बेवजह घूम रहे लोगों पर बल प्रयोग भी किया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को चेतावनी दी जा रही है। जिले में प्रतिदिन लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद सड़कें सूनी हुई हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दरअसल अशोकनगर में लगातार जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो लोग कोरोना कर्फ्यू और गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब पुलिस एक्शन भी ले रही है, सख्ती भी बरत रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं अशोकनगर से और कोरोना कर्फ्यू का पालन ना करने वालों को सख्ती से समझा भी रही है, उनसे निपट भी रही है पुलिस। बाजार में बेवजह घूम रहे लोगों पर बल प्रयोग भी किया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को अब चेतावनी, न केवल चेतावनी दी जा रही है बल्कि उन्हें बल के जरिए समझाया भी जा रहा है। दरअसल अशोकनगर में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का अभी भी पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दरअसल पुलिस को ये सख्ती वजह से बरतनी पड़ी क्योंकि लोग अभी भी बेवजह घूम रहे हैं, बगैर किसी काम के घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन को ना तो फॉलो कर रहे हैं, ना ही कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। इसके बाद अशोकनगर में पुलिस ने सख्ती बरती, न केवल लोगों को चेतावनी दी बल्कि बल प्रयोग करते हुए भी पुलिसकर्मी नजर आए हैं। इसी के बाद अब सड़कों पर निकलने वाले लोगों की संख्या कुछ कम भी अशोकनगर जिले में नजर आ रही है, शहर में कम नजर आ रही है। दरअसल चोरी छिपे भी अपनी दुकानों से लोग सामान बेचने का काम कर रहे थे। लोगों को दुकान में प्रवेश करा देते थे, बाहर से दुकान बंद कर दी जाती थी और जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी लगी, पुलिस ने इस पर भी एक्शन लिया है। अशोकनगर में चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, दुकान को सील भी किया जा रहा है और जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं तो देखिए आप, उन पर बल प्रयोग भी और दरकार भी है कि अगर बेवजह आप घर से निकल रहे हैं तो फिर आप इस सख्ती के लिए तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं। गुना जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। चौक चौराहों पर पुलिस सख्ती से चेकिंग अभियान चला रही है। जो लोग बिना वजह से सड़कों पर घूम रहे हैं उन पर सख्ती बरती जा रही है। वहीं बाइक सवार लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस पहियों की हवा भी निकाल दे रही है। और जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। बावजूद इसके लोग घरों से बाहर तफरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने का नया तरीका निकाला है। पुलिस अब बाजार और कोतवाली संभाग में खड़ी गाड़ियों की हवा निकालनी शुरू कर चुकी है। यानी कि अब आप अगर अभी भी नहीं मान रहे हैं गाइडलाइन को, कोरोना कर्फ्यू को नहीं मान रहे हैं, तो फिर जिस वाहन से आप घूम रहे हैं उन वाहनों की हवा पुलिस अब निकालने का काम कर रही है। ये तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं। पुलिस ने गाड़ियों की हवा निकालने का काम शुरू कर दिया है।
स्वाभाविक है ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना ही होगा जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं, बगैर काम के घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो पुलिस ने अब सबक सिखाने का ये नया तरीका अपनाया है। नाक के नीचे रखे हो, ये मास्क नहीं लगाए, चालान करो ना इनका। कहाँ नाक के नीचे। उधर टीकमगढ़ जिले में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। बावजूद इसके छोटे दुकानदार चोरी छुपे अपनी दुकान खोल रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। दुकानदार भी अपनी दुकानें बंद रखें, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। वो घरों से भी बाहर निकल रहे हैं और छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकान भी चोरी छुपे खोलते हुए नजर आ रहे हैं। टीकमगढ़ से ये तस्वीरें हैं। कई दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी दुकान खोल रहे हैं तमाम गाइडलाइन के बाद, तमाम आदेशों के बाद, और उसके बाद अब पुलिस एक्शन भी ले रही है। और ऐसे लोग भी हैं टीकमगढ़ में जो घरों से बगैर काम के ही बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ दरकार सख्ती की भी है। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और जिन्हें भरोसा नहीं वो लिख कर रख लें। कोरोना के खिलाफ चल रही ये जंग तो देश ही जीतेगा, क्योंकि देश वे के साथ हैं ऐसे हाथ जो मदद के लिए मन से उठते हैं। ऐसी एक बेमिसाल महिला हैं जुबैदा बीवी, जिन्होंने वैक्सीनेशन में सहयोग के लिए अपनी बकरियां बेच दी। जेब बड़ी हो ना हो, दिल बड़े होने चाहिए। घर बड़ा हो ना हो, विचार बड़े होने चाहिए। आमदनी बड़ी हो ना हो, हौसले बड़े होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि मदद मन से की जाती है, धन से नहीं, क्योंकि धन सिर्फ एक साधन मात्र है। और इसे फिर से साबित किया है करीब 70 साल की इस बूढ़ी माँ ने, जिसके पास ना तो अपना घर है, ना काम करने के लिए कोई दफ्तर, लेकिन इनके पास दिल है। उम्र की ढलान पर खड़ी ये हैं केरल के कोल्लम की जुबैदा बीवी, जो पेट के लिए चाय की दुकान चलाती है और 4 पैसे बचाने के लिए बकरियां चराती है। लेकिन इन्होंने अपने इस धन में से 2 को बेचकर केरल सरकार की ओर से शुरू की गई वैक्सीन चैलेंज में 5501 का सहयोग किया है। കുറെ പേർക്കൊന്നും പൈസ ഇല്ലാത്തവര് जब കാണുമല്ലോ. मैंने कॉल सुना, हालांकि मेरे पास देने के लिए बचत के रूप में कुछ भी नहीं था, मैंने अपने पति के साथ अपनी चिंता साझा की। जब मैंने आसपास देखा तो मैंने अपनी 2 छोटी बकरियों को बेचने का फैसला किया, और मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं कोल्लम कलेक्ट्रेट गई, जहां कलेक्टर को 5501 रुपए दिए। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച ഒരാളിന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് മരുന്ന്. ये कोई पहला मौका नहीं जब इस बूढ़ी माँ ने अपना बड़ा दिल दिखाया। अभी पिछले साल की ही तो बात है जब कोविड से शुरू हुई लड़ाई को लड़ने के लिए CMDRF ने भी अपनी बकरियों को बेचकर दान दिया था। इस बार इन्होंने 4 बकरियों को बेचकर 16,000 रुपए बनाए थे, जिसमें से दान करने के बाद बचे पैसे को अब रमजान के सीजन में भी ये गरीबों को खिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी आज शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे और पीताम्बरा पीठ के साथ शनि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री सीधे कोविड वार्ड में मरीजों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। गृह मंत्री ने मरीजों से बातचीत के बाद डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वो मरीजों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराएं। मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि मदद में हाथ बढ़ाने का है। देखो, राजनीति के लिए बहुत समय है, कहीं भी कर लेंगे, मना नहीं है, रोका नहीं है, प्रतीक्षा करें। आज सेवा का मौका है, सेवा करो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो केरल के कोझिकोड का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक व्यक्ति एटीएम में पैसे निकालने तो आता है लेकिन पास में रखा सैनिटाइजर चोरी कर लेता है। तो संकट की इस घड़ी में ये तस्वीर इंसानियत पर भी सवाल खड़े करती हैं। इस एटीएम में सैनिटाइजर इस वजह से रखा है कि जो भी यहां पर पैसे निकालने लोग आए उनकी सुरक्षा पुख्ता हो सके, सैनिटाइजर का वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये शख्स भी पैसे निकालने पहुंचा और एटीएम साथ लेकर चला गया। खंडवा के इंदौर रोड पर बने ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में ऑयल की भारी मात्रा में स्टॉक होने के चलते पूरी फैक्ट्री चंद मिनटों में ही आग के आगोश में समा गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। पिछले महीने भी फैक्ट्री में आग लगी थी जिससे फैक्ट्री को लाखों का नुकसान हुआ था। उसके बाद फिर से फैक्ट्री को शुरू किया गया था। तो खंडवा से ये तस्वीरें हैं जहां इंदौर रोड पर बने ऑयल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। दरअसल ऑयल की भारी मात्रा में यहां पर स्टॉक से किया गया था और इसी वजह से जो पूरी फैक्ट्री है वो आग से धू धू कर जलने लगी। उधर सतना के बरदाहा में नरवाई की आग में जमकर तबाही मचाई। आग की चपेट में आने से खलिहान में रखी फसल जहां खाक हो गई, वहीं आग की चपेट में आकर 3 मवेशियों की भी मौत हो गई। गांव वालों के मुताबिक आग से लाखों का नुकसान हुआ है। और हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने रियलिटी शो के एक स्पेशल एपिसोड के लिए शूट किया। शूटिंग के दौरान कंटेस्टेंट उदय सिंह की कहानी सुनकर सोनू काफी भावुक हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने उदय और उनके पूरे परिवार की मदद करने का वादा भी किया। दरअसल उदय सिंह नीमच की एक छोटी सी बस्ती से आते हैं जिनकी जिंदगी प्रतिदिन के मेहनताने पर निर्भर है। शो के दौरान उन्होंने लॉकडाउन की वजह से पूरी बस्ती में रोजगार की कमी और दैनिक मजदूरी प्रभावित होने की बात सोनू को बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बस्ती के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। उदय की कहानी सुन सोनू भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत उदय और उसके पूरे गांव को राशन देने का वादा कर दिया। डांस किया, परफॉर्मेंस किया उनके सामने, उनको भी अच्छा लगा। और जब उदय के बीच में ये एकता कॉलोनी की बात हुई सोनू सूद के सर के बीच में और उदय के बीच में, तो उदय ने हमारी कॉलोनी का हालचाल बताए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बस्ती का बेड़ा उठाता हूँ, राशन पानी वगैरह सब दूंगा, पहुँचाऊँगा। मैं नहीं जा पाया तो क्या हुआ, जो भी होगा मदद यहाँ से करूँगा मैं। एक गरीब बस्ती का उदय हमारे बस्ती का नाम रोशन करा। तो आज हमारे रोज काम पे जाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। कौन आया हमारा, अभी तक कोई कलेक्टर या कोई नेता लोग कोई आगे नहीं आया हमारे लिए। उदय ने बताया कि हमारी मतलब लॉकडाउन में क्या बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती है, यहाँ पे काम धंधा नहीं चलता है, लोग बाग जा नहीं पाते हैं, खाने को कुछ मिलता नहीं इतना, कोई दूसरे मोहल्ले में नहीं आए यहाँ नीमच के। बाकी सोनू सूद सर जी मतलब जो कि फिल्म कलाकार है, उन्होंने बेड़ा उठाया, उन्होंने उदय भाई को बोला कि तुम्हारी बस्ती का जिम्मा मैं उठाऊंगा, मतलब राशन पानी पहुँचाऊँगा, 7 महीने हो भले साल भर हो, कितने भी समय तक मैं उठाऊँगा जब तक लॉकडाउन लगेगा। और सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रार्थना की। प्रधानमंत्री यहां बिना किसी सुरक्षा रूट और स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था के
पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे। सुबह सुबह ही दिल्ली के इस गुरुद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल आज सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे। और अब बात आरआईएल की। ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर आरआईएल की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव समित डावरा ने कहा कि एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए एलएमओ का उत्पादन किया और अब ये बढ़कर 700 मीट्रिक टन तक हो गया है। बता दें कि जब देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों को यहां से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अब बात भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल की, जिसने 30 अप्रैल को मार्च 2021 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए, जिसके मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 108.4% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए रहा था। पिछले साल कंपनी की कमाई पर कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखने को मिला था। वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी कंसोलिडेटेड आय 1,54,896 करोड़ रुपए पर रही है। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं तिमाही आधार पर इसने 24.9% की बढ़ोतरी कर। और चलिए अब सुनते हैं कि कंपनी के नतीजों को जारी करते हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा। चौथी तिमाही में कंपनी के O2C और रिटेल कारोबार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे